बच्चों मैं बात कर रहा था कक्षा 6 की इतिहास पाठ्य पुस्तक की, जिसमें हमने 7 अध्याय पूर्ण कर लिए। वहीं 7वें अध्याय में बच्चों हमने देखा कि जो मौर्य साम्राज्य जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य कर रहे हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार के जो पुत्र हैं जो मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रतापी और महान शासकों में जाने जाते हैं, उनका नाम था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने बच्चों किस तरीके से अपने संदेशों को जनता के अंदर पहुंचाने के लिए अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाया। वहीं कलिंग युद्ध के बाद में देखें तो सम्राट ने क्या किया, युद्ध करने की नीति का त्याग किया और धम्म नामक एक नई जीवन शैली और एक व्यवस्था को उन्होंने वहां पर लागू किया। वहीं बच्चों मौर्य साम्राज्य का प्रशासन अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार से किया जाता था। अब बात करेंगे बच्चों अध्याय संख्या 8, जिसका नाम है बच्चों खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसमें बच्चों देखेंगे कि गांव में किस प्रकार के जो औजार हैं उनसे किस प्रकार की खेती होती थी और इनके द्वारा किस प्रकार से जो शहरी जीवन है उनके लिए ये आपूर्तिकर्ता का कार्य करते थे। देखिए बच्चों, लोहार की दुकान पर प्रभाकर नामक एक बच्चा है, उसकी एक कहानी अपने पुस्तक में सबसे प्रारंभ में दी गई है। ये देखता है बच्चों कि एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे विभिन्न प्रकार के जो लोहे के औजार हैं उसको बेचने के लिए रखे हुए होते हैं गांव में। दूसरी ओर देखता है बच्चों एक भट्टी जल रही होती है और भट्टी पर औजार बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ लोग एक छड़ को क्या कर रहे हैं, गर्म करके उसको पीट रहे हैं। यह सब देखकर इस बच्चे को बहुत अच्छा लग रहा था। और अब देखेंगे बच्चों कि जो ये ग्रामीण जीवन की एक कहानी इस अध्याय में अपने दी गई है, इस कहानी के द्वारा हम किस प्रकार से सीखेंगे कि गांव में विभिन्न प्रकार के जो औजार बनाने के या फिर विभिन्न प्रकार के हथकरघे जो छोटे छोटे लघु उद्योग होते थे उनसे ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन चलता था, उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, लोहे के औजार और खेती, अर्थात जो औजार है उनका खेती और जो कृषि की क्रियाएं हैं उनमें इन औजारों का क्या योगदान हो सकता है उनके बारे में। वर्तमान समय में हमारे लिए लोहे का प्रयोग एक सामान्य बात है बच्चों। आज हम विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक जो धातु प्रयोग आ रही है वो कौन सी है, लोहा है। लोहे से निर्मित वस्तुएं हमारी रोजमर्रा की क्या है, जिंदगी का हिस्सा बन गई है। वर्तमान में लोहा हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उपमहाद्वीप की बात करें तो इसमें लोहे का प्रयोग बच्चों लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुआ था, जिसके प्रमाण बच्चों हमें महापाषाण की जो कब्रें मिली थी वहां पर लोहे के औजार और हथियारों के रूप में हमने जो पिछले अध्याय थे उनमें अध्ययन किया था कि जो महापाषाण के रूप में कब्रें मिली हैं उनके साथ में विभिन्न प्रकार के औजार भी हमें देखने को मिले हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग के क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। इस समय हम देखते हैं कि लोहे के औजार हैं जिनका प्रयोग अचानक से क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ऐसा यहाँ पर अपने को देखने को मिला है। इन औजारों में जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ मिली है। खेतों की जुताई करने के लिए जो हलों के फाल हैं वो भी लोहे से निर्मित होने लगे हैं। ऐसे उदाहरण हमको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। बच्चों इसमें आप देख रहे हो ये लोहे के कुछ उपकरण हैं, जिसमें संडासी है, सरोता है। इस प्रकार के ये उपकरण हमें इस समय के जो अवशेष हैं वहाँ से मिले हैं। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए बच्चों देखेंगे कि सिंचाई सुविधा से किस प्रकार से कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। राजाओं और विशाल साम्राज्यों के विकास और इनके बने रहने में बच्चों महत्वपूर्ण भूमिका होती थी उस समय गांवों की, क्योंकि जो साम्राज्य था उसका अधिकांश हिस्सा क्या था, ग्रामीण जीवन शैली से युक्त था। इसलिए यदि गांव समृद्ध हो गए तो वह साम्राज्य क्या होगा, शक्तिशाली होगा, समृद्ध होगा। कृषि के विकास के लिए लोहे से निर्मित जो औजार हैं और रोपाई के साथ साथ में सिंचाई प्रणाली भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। अर्थात जो लोहे के औजार और उपकरण हैं उनके साथ साथ में हमें इस समय यह भी देखने को मिलेगा कि सिंचाई व्यवस्था में किस प्रकार से क्या किया जाए, सुधार किया जाए, ताकि कृषि का उत्पादन अधिक हो। और अधिक उत्पादन होगा तो राजा को कर अधिक मिलेगा, उससे क्या होगा, साम्राज्य शक्तिशाली होगा, समृद्ध होगा। सिंचाई के लिए इस समय क्या बन रही है बच्चों, नहरें बन रही है, कुएं, तालाब और विभिन्न प्रकार के कृत्रिम जलाशयों का इस समय निर्माण किया जा रहा है। सिंचाई के द्वारा जो कृषि का उत्पादन बढ़ेगा उससे ये राजा और ये जो साम्राज्य है वो किस प्रकार से शक्तिशाली होगा, उसका अध्ययन बच्चों अब हम एक चार्ट के द्वारा करेंगे। और इस चार्ट में अपने को कुछ खालिस्तान दिए गए हैं जिसमें अपने को भरना है और बाकी जो
स्थान जो भरे गए हैं उनको देखते हुए मिलान करना है। तो सबसे पहला है बच्चों कि राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। तो अब इस समय राजा को ये विभिन्न कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ रही है। अब ये धन कहाँ से आएगा? धन आएगा बच्चों किसानों के द्वारा जो कर दिया जा रहा है राजा को, उसी से ये राजा क्या करेंगे? इन सब कार्यों को पूर्ण करेंगे। अब देखिए इनके लिए धन चाहिए और वे किसानों से कर लेते हैं। अब कर लेते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? इन ऑप्शनों में से देखिए कि कर अदा करने के लिए किसानों को क्या करना पड़ेगा बच्चों? अब अपना जो उत्पादन है वो बढ़ाना होगा। उत्पादन बढ़ेगा तो ही राजा को क्या मिलेगा? अधिक कर मिलेगा। इसमें क्या होगा बच्चों? जो उत्पादन है उसको बढ़ाना होगा। और उत्पादन कब बढ़ेगा बच्चों? सिंचाई व्यवस्था जब सही होगी तब क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। अब सिंचाई व्यवस्था कब अच्छी होगी? जब ये राजा क्या करेंगे? सिंचाई के लिए विभिन्न प्रकार की योजना बनाएंगे और धन को खर्च करेंगे। तो यहाँ क्या होगा बच्चों? सिंचाई की क्या आएगी? विभिन्न प्रकार की योजनाएं आएगी। अब इन योजनाओं से क्या होगा बच्चों? लोगों को परिश्रम करने का मौका मिलेगा और लोग अधिक परिश्रम करेंगे। अधिक परिश्रम होगा। अधिक परिश्रम होगा तो बच्चों कृषि का उत्पादन भी क्या होगा? अधिक होगा। और कृषि के उत्पादन के अधिक होने से जो राजस्व या कर संग्रहण है वो भी क्या होगा? अधिक होगा। और इन सभी के मिले जुले प्रभाव से देखेंगे हम कि किसानों को क्या होगा? लाभ मिलेगा। और अब उत्पादन की जो अनिश्चितता है, अर्थात जो वर्षा के ऊपर जो फसलें आधारित होती थी, वो अनिश्चितता भी अब क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखें बच्चों कि इस चार्ट के माध्यम से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से राजा जो है वो अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की ये सिंचाई से संबंधित जो योजना है वो लेके आ रहा है। इससे क्या होगा? किसानों का जीवन भी समृद्ध होगा और जो राजा है और उसका साम्राज्य है वो भी क्या होगा? अधिक शक्तिशाली और समृद्ध होगा। अब देखें कि जो गांव है, इन गांवों में रहने वाले जो लोग हैं इनको किस प्रकार से कितने भागों में बांटा गया है। तो हम देखते हैं कि इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग और उत्तरी हिस्सों में गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रह रहे हैं। अब 3 तरह के लोग कौन कौन से हैं देखें और कहाँ कहाँ पर है। तो तमिल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो बड़े बड़े भूस्वामी हैं इनको वेलल्ला के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो भारत का या उपमहाद्वीप का दक्षिणी हिस्सा है तमिल क्षेत्र, वहां पर जो बड़े बड़े भूस्वामी हैं उनको किस नाम से जानते हैं बच्चों? वेलल्ला के नाम से जाना जा रहा है। वहीं बात करें कि जो साधारण हलवाए हैं इनको ऊणवार के नाम से जाना जाता है। ये बड़े भूस्वामी हैं। ये कौन है? साधारण हलवाए। वहीं बात करें जो तीसरा वर्ग है ग्रामीण जीवन में वो है भूमिहीन मजदूर और दास। अब इनके लिए 2 शब्द प्रयोग हो रहे हैं बच्चों, कैडेशियर और अधिमई। ये शब्द प्रयोग हो रहे हैं जो समाज का निम्न वर्ग है अर्थात भूमिहीन मजदूर और जो दास प्रकृति के जो लोग हैं उनके लिए क्या है? कैडेशियर और अधिमाई नामक शब्द इनके लिए प्रयोग हो रहे हैं। तो हमने देखा कि जो इस समय ग्रामीण जीवन है वो मुख्यतः कितने भागों में? 3 भागों में बंटा हुआ है, जिसमें बड़े जो भूस्वामी उनको वेलल्ला के नाम से जानते हैं, साधारण जो हलवाए हैं इनको ऊणवार के नाम से, वहीं भूमिहीन मजदूर और दासों की बात करें तो कैडेशियर और अधिमई के नाम से इनको जाना जाता है। देश के उत्तरी हिस्से में जो बात करें, ये बच्चों कहाँ है? देश का अपने दक्षिणी हिस्सा है ये उपमहाद्वीप का। वहीं बात करें उत्तरी हिस्से की तो इसमें जो गांव का प्रधान व्यक्ति होता था वो कौन होता था? भोजक कहलाता था। अर्थात भोजक आपसे पूछा जाए कि क्या है तो उत्तरी भारत या फिर जो बात करें कि उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों में जो गांव का प्रधान व्यक्ति या जो प्रधान होता था वो क्या कहलाता था? भोजक कहलाता है। ये बात कर रहे हैं बच्चों हम उत्तरी भारत की। यह पद भोजक का जो पद है, भोजक का जो पद है ये क्या है बच्चों? आनुवांशिक पद है। अर्थात आने वाली पीढ़ी और उसी की पीढ़ी अर्थात एक ही परिवार के लोग कई पीढ़ियों तक इस पद पर शासन करते रहेंगे। देखें बच्चों, जिस पर अक्सर एक ही परिवार के लोग कई पीढ़ियों तक बने रहते थे और गांव का शासन करते थे। यह होता था गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी। अर्थात एक गांव का जो सबसे बड़ा भूस्वामी है, जो गांव का प्रधान भी कहलाता है, वो कौन है बच्चों? भोजक है। इन भूस्वामियों की जमीन होती थी
अत्यधिक जमीन होती थी और इन जमीनों पर काम करने के लिए कौन आएंगे बच्चों? दास और जो भूमिहीन मजदूर होते थे, जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी, उस प्रकृति के जो लोग हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी जो भूस्वामियों की जमीनें हैं इन पर काम करेंगे। इनका प्रभावशाली व्यक्तित्व, ये प्रभावशाली होने के कारण क्या करते थे कि राजा इन्हें गांवों से कर वसूलने का कार्य भी दे देते थे। अर्थात जब ये भूस्वामी अत्यधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली होते थे तो राजा के द्वारा इनको गांव से जो कर एकत्र किया जाता था उसका कार्य भी इनको सौंप दिया जाता था। ये भूस्वामी न्यायाधीश के रूप में भी काम करते थे और पुलिस का कार्य भी करते थे। अर्थात विभिन्न प्रकार के झगड़े या फिर विभिन्न प्रकार की जो भी घटनाएं हो जाती, इनके द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता, न्याय किया जाता था। गांव में ग्राम भोजकों के अतिरिक्त स्वतंत्र कृषक होते थे। इन स्वतंत्र कृषकों को क्या कहते थे बच्चों? गृहपति कहते थे। तो देखें बच्चों, ग्राम में कौन हो गया? एक तो हो गया भोजक, वहीं दूसरे की बात करें तो वो कौन है बच्चों? गृहपति। ये क्या है बच्चों? स्वतंत्र किसान है, इनके पास में जमीन अधिक नहीं है, जमीन इनके पास में पर्याप्त है लेकिन अधिक नहीं है। और ये कौन है? बड़े बड़े भूस्वामी हैं। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, इन्हें दास लोग कहते थे। दासों के पास और भूमिहीन जो मजदूर है इनके पास में अपनी जमीन नहीं होती थी और ये अपनी आजीविका चलाने के लिए जो भोजक और गृहपति की जो जमीनें हैं इन जमीनों पर क्या करते थे? मजदूरी का काम करते थे। इन गाँव में विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले लोग हैं। लोहार हैं, कुम्हार हैं, बढ़ई हैं और बुनकर हैं इत्यादि यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो गांव में जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती थी उनका निर्माण करते थे। अब देखें बच्चों, प्राचीनतम तमिल रचनाएं, अर्थात ये बात हो रही है बच्चों जो उपमहाद्वीप का अपना दक्षिणी हिस्सा है इसकी। अब इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इसमें तमिल की बात करें तो इसमें एक शब्द आएगा बच्चों अपने लिए, मदुरै। जो ये वाला क्षेत्र है बच्चों भारत का, ये क्या कहलाता है? मदुरै कहलाता है। और मदुरै यहाँ पर एक स्थित शहर है। और बच्चों यहाँ पर एक और शहर है, तटीय शहर है, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे, जिसको आप अभी ध्यान रखें। इसका नाम है अरिकामेडु। वहीं बच्चों बात करें कि वर्तमान जो गुजरात और महाराष्ट्र के ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर एक स्थान आएगा भरूच। इसकी बात भी बच्चों हम आगे वाले जो भाग हैं उनमें करेंगे। तो आप अभी ध्यान रखें कि मानचित्र में इन विभिन्न स्थानों की जो स्थिति है वो किस प्रकार से है। भरूच जो है अपने यहाँ पर स्थित है गुजरात वाले भाग के आसपास में और ये एक खाड़ी क्षेत्र है। वहीं बात करें अरिकामेडु की, तो अरिकामेडु क्या है? एक तटीय नगर है और इसके थोड़ा सा दक्षिण में कौन सा स्थित है? मदुरै स्थित है। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे बच्चों। तो आप ये ध्यान रखें कि मानचित्र में इनकी अवस्थिति किस प्रकार से है। तो बच्चों इसमें हमने देखा कि जो भरूच, अरिकामेडु और मदुरै नामक जो शहर है उनका कहाँ पर मानचित्र में अवस्थिति है और इनका हम किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। देखें बच्चों कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों कि संगम साहित्य किसे कहते हैं। तो जो तमिल की प्राचीनतम रचनाएं हैं उनका संकलन क्या कहलाता है? संगम साहित्य कहलाता है। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहते हैं क्योंकि मदुरै जो हमने मानचित्र में देखा था दक्षिण वाले भाग में स्थित है। यहाँ के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था और गांव में रहने वालों के लिए जिन तमिल नामों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है उनका उल्लेख हम संगम साहित्य में भी देखने को पाते हैं। तो इसलिए जो प्राचीनतम तमिल की रचनाएं हैं वो संगम साहित्य के नाम से जानी जाती है। इसको अपने को ध्यान में रखना है। तो बच्चों इस भाग में हम यहीं तक बात करेंगे और इसके अगले वाले भाग में बात करेंगे कि इस प्रकार से जो नगर शक्तिशाली और समृद्ध बन रहे थे उनमें किस प्रकार से क्या क्या विशेषताएं पाई जाती थी। तब तक के लिए धन्यवाद।